अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जिस किताब का रिव्यू लेके हाजिर हुआ हूं, इसका नाम है ब्रदर्स कारामाज़ोव और ये लिखी है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने। ब्रदर्स कारामाज़ोव, इट्स अ ह्यूज बुक। तकरीबन इसके 1000 सफ़े हैं और 25 के करीब इसके चैप्टर्स हैं, 25। और किताब जो है 18वीं सदी में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखी और इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब जो है, मेरा ख्याल है लिटरेचर की दुनिया में टॉप पे है। आप किसी बड़े राइटर का नाम ले लें, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, एज़रा पाउंड, लियो टॉल्स्टॉय और जो बड़े राइटर्स आपके ज़हन में आ सकते हैं। आई नो इस वक्त मैं बहुत सारे राइटर्स को मिस कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी राइटर्स आपके ज़हन में आएंगे, आप देखिएगा वो इस किताब के बारे में क्या कहते हैं। सो मच सो, जिसने वॉर एंड पीस लिखी है और एना कारेनिना जैसी किताब लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय, कहते हैं कि जो लास्ट बुक वो पढ़ रहा था, यानी जो किताब उसकी बैक साइड पे धरी हुई थी, वो द ब्रदर्स कारामाज़ोव ही थी। इस किताब की जो खास बात है वो ये है कि हर पढ़ने लिखने और सोचने समझने वाला आदमी अगर इस किताब को पढ़े तो वो इसमें से कुछ ना कुछ हासिल करेगा। कहते हैं कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो है बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था और मैंने जब ये किताब पढ़ी, जाहिर है आज से 20-25 साल पहले जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो मैंने भी उस जमाने में महसूस किया था कि ये हर तबका फिक्र को एड्रेस करती है ये किताब। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस किताब को एक साइकोलॉजिस्ट पढ़े तो वो भी इसमें से बहुत कुछ देखेगा, सीखेगा और महसूस करेगा कि शायद उसने, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने, ये किताब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी है। इसी तरह अगर एक आदमी जो रिलीजियस है वो इस बुक को पढ़ेगा, वो कहेगा हाँ, ये किताब जो है आपको फेथ की तरफ लेके जाती है, रिलीजन की तरफ लेके जाती है। लिबरल आदमी अपने तरीके से सोचेगा, लेमैन आदमी अपने तरीके से सोचेगा। ये इस किताब के बड़े होने का सबूत है। तो ये किताब जो है आप पढ़ेंगे, लुत्फ लेंगे और इसमें से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। ये किताब फेट को एड्रेस करती है, पैशन को एड्रेस करती है, डिलेरियम को एड्रेस करती है और ऑब्वियसली फ्रीडम को तो एड्रेस करती है, उसके अलावा एग्जिस्टेंस को एड्रेस करती है और रिलीजन के बारे में मैंने आपको अर्ज किया कि उसको भी एड्रेस करती है। तो चलिए पहले इस किताब की समरी का जायजा लेते हैं कि ये किताब की कहानी है क्या। ये किताब जब शुरू होती है तो रशिया के एक विलेज की लाइफ दिखाई गई है, जिसमें एक आदमी है जिसके 3 बेटे हैं और कारामाज़ोव फैमिली का जो हेड है और उसकी पहली बीवी जिसका इंतकाल हो चुका है, उससे एक बेटा है जिसका नाम है दिमित्री कारामाज़ोव और दूसरी जो बीवी से उसके 2 बेटे हैं, एलियोशा और इवान कारामाज़ोव। ये तीनों बेटे जो हैं मुख्तलिफ तबीयतों के मालिक हैं। यूं समझ लीजिए 3 दरिया बह रहे हों और इन तीनों के साइको एनालिसिस में दोस्तोयेव्स्की ने पूरी लाइफ बयान करके रख दी है। वो जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये आदमी जो है बड़ा ग्रीडी आदमी है, यानी कि कारामाज़ोव फैमिली का सरबराह, और इसके बारे में लोग अच्छी राय नहीं रखते। हर वक्त ये ड्रिंक करता है और मुगाजलात बकता है और एब्यूजिव है और इसके बेशुमार रिलेशंस हैं हर किस्म की खवातीन के साथ। सो मच सो, इसका एक बेटा एक और बीवी से है जो कि गांव में पागल सी होती है और किसी को नहीं पता होता कि वो बेबी जो है किसका होगा, लेकिन जिस वक्त डिलीवरी का टाइम आता है तो वो कारामाज़ोव फैमिली के घर के आगे आके बैठ जाती है। तो सबको मालूम हो जाता है कि ये जो बेबी है ये भी इसी आदमी का है।
अब जिस आदमी का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है पाव्लोविच कारामाज़ोव। ही इज अ ग्रीडी मैन और माइजर भी है, और इसको बड़ा शौक है पैसे जमा करने का। इसने अपने बच्चों की कभी परवाह नहीं की, बल्कि उनको अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ के आता रहा कि मेरे बच्चों की हिफाजत करो। इसका एक बेटा इलियोशा जो है, जो कि बड़ा सोलफुल सा बच्चा है, अच्छी सोच का है, काइंड हार्टेड है, रिलीजियस है, वो मिनिस्ट्री में पला बढ़ा है, वहीं काम करता है, वहीं नौकरी करता है और उन्हीं के पास ही पला बढ़ा है। और मिनिस्ट्री का जो हेड है फादर जोसीमा, वो इसका मेंटोर है, वही इसको टीच करता है, वही इसको सब कुछ बताता है, और इलियोशा उसको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता है। खैर, जब किताब शुरू होती है तो उसमें यही बताया गया है कि दिमित्री जो है भागा भागा आ रहा है और इलियोशा को ढूंढ रहा है, क्योंकि इलियोशा ने एक मीटिंग सेट करवाई है मोनेस्ट्री में, जहां पे दिमित्री और उसके वालिद जो हैं आपस में बैठ के डायलॉग करेंगे। मुद्दा यह है कि दिमित्री जो कि पहली बीवी से है, वो अपनी मां की इनहेरिटेंस मांग रहा है, जबकि पाव्लोविच जो है वो उसको वो नहीं देना चाह रहा, बिकॉज ही इज अ ग्रीडी मैन, वो उसको हड़प करना चाहता है। जबकि दिमित्री जो है, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है, आर्मी में है, वो चाहता है कि उसको उसका बाप उसकी पहली मां के कागजात जायदाद के दे दे, जो कि वो उसके नाम करके गई। खैर, मोनेस्ट्री में इलियोशा जो इसका सेंसिबल सन है, वो डरता है कि इसके बाप और बड़े भाई के बीच में जब मुकालमा होगा तो बात कहीं बिगड़ ना जाए। ऐसे ही होता है, जिस वक्त बात शुरू होती है तो बात बिगड़ जाती है, और फिर पता लगता है कि मामला सिर्फ जायदाद या विरासत का नहीं है, कोई और मामला है। मालूम होता है कि गांव में एक लड़की है जिसका नाम है ग्रुशेंका। जो बाप है वो भी ग्रुशेंका को पसंद करता है, और जो दिमित्री है वो भी ग्रुशेंका को पसंद करता है, जबकि इन दोनों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ग्रुशेंका ही बनी हुई है। ग्रुशेंका के कैरेक्टर की तरफ मैं आता हूं। ग्रुशेंका जो है इस गांव में आई है, उसको एक फैमिली ने पाल पोस के बड़ा किया है। वो बड़ी एक आप कह सकते हैं कि फास्ट माइंडेड लड़की है, और उसकी रेप्यूट भी अच्छी नहीं है, और ट्रिक्स्टर है, वो ट्रिक्स खेलती है, मैनिपुलेटिव है। ये सारे काम उसके आस्तीन में छुपे हुए हैं। इसी वक्त करेक्टर एनालिसिस आपके सामने बयान करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर करेक्टर जो है दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, हर करेक्टर के क्या पॉजिटिव्स हैं, हर करेक्टर के क्या माइनसेस हैं। अभी हम यूं समझ सकते हैं, सॉरी ये एक साइड नोट है, कि इलियोशा जो है वो सोल है, यानी कि आपके अंदर सोल जो है वो है। दिमित्री जो है इज अ बॉडी बिकॉज ऑफ हिज फिजिक, और वो इतना अक्लमंद नहीं है, ही इज जस्ट अ बॉडी। जबकि इवान जो है वो इंटेलेक्ट है, यानी कि ही इज क्या कहना चाहिए कि एक तरह से हीरो तो नहीं कह सकते, हीरो इस नॉवल का जो है इलियोशा है। जो इवान है वो इंटेलेक्चुअल है वो एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है, लाइफ के ऊपर सवाल उठाता है, सफरिंग के ऊपर सवाल उठाता है। तो जितने आपके मेन डायलॉग्स हैं लाइफ, सफरिंग और एग्जिस्टेंस के ऊपर, वो बुक में इवान ही करता है। और इस कदर खूबसूरती से दोस्तोयेव्स्की ने वो डायलॉग्स पेश किए हैं कि लोगों ने पैसेजेस के पैसेजेस याद किए, पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स याद किए। तो आज मैं आपको बताऊंगा द ग्रेट इंक्विजिटर, जिसके ऊपर मैंने असल में बात करनी है, वो इस किताब का दिल है। जो स्टोरी है वो भी इवान ने डिस्कस की है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, सॉरी साइड नोट जरा बड़ा हो गया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गुरुशंका जो है वो बाप बेटा में बायसे तनाजा बनी हुई है। अब जो पाव्लोविच है, यानी कि जो फादर है, उसने 3000 रूबल्स साइड पे करके रखे हुए हैं, और गुरुशंका को ये पता है कि उसने 3000 रूबल्स रखे हुए हैं कि जब मैं जाऊंगी तो पाव्लोविच के पास वो पैसे पड़े होंगे। जबकि दिमित्री जो है अपने बाप से जो 3000 रूबल्स मांग रहा है या इनहेरिटेंस मांग रहा है, उसके पीछे भी एक सिलसिला है। यहां पे एंट्री होती है एक और खातून की, जो अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं,
जिसका नाम है कैटरीना। कैटरीना जो है बेसिकली डिमिट्री की फियांसे है और एक्सपेक्टेड है कि इनकी मैरिज हो जाएगी। लेकिन जो डिमिट्री है, जिसका अपने वालिद से झगड़ा है जायदाद के ऊपर, जिसको सुलझाने के लिए एलियोशा ने मोनेस्ट्री में इनकी मुलाकात तय करवाई थी, जहां पे इवान भी मौजूद थे, वो दिमित्री जो हैं वो कैटरीना के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो ग्रुशिंका के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। जबकि कैटरीना जो है वो इन बातों को समझती है, सुनती है, लेकिन वो समझती है कि दिमित्री उसी का ही है। तो सिलसिला अब ये कुछ बनता है कि एक दफा 3000 रूबल्स जो हैं वो किसी तरीके से डिमिट्री के पास आते हैं, जो कि कैटरीना के होते हैं, और बजाय इसके कि वो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता, वो सारे के सारे पैसे ग्रुशिंका पे खर्च कर देता है। ग्रुशिंका वो द फ्लूजी वुमन जिसके बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, उसके ऊपर वो सारे पैसे खर्च चुका होता है। अब उसने वो पैसे कैटरीना को वापस करने, वो कर नहीं पा रहा, तो वो अपने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगने आ गया। गर्ज ये कि स्टोरी यहां पे चलती रहती है और एलियोशा और उसके भाई इवान के बीच में लाइफ, एग्जिस्टेंस, सफरिंग के ऊपर बड़ी बात होती है। एलियोशा का कैरेक्टर आपको मैंने बताया कि वो मोनेस्ट्री में पला बढ़ा है, उसके बाप ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, बड़ा सोलफुल इंसान है, वाइज है और बड़ा सेंसिटिव है और दिल से सोचता है, रिलीजियस है और खुदा की बातें करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इवान का कैरेक्टर बताता हूं। इवान जो है बेसिकली मॉस्को में और अपने विलेज के दरमियान ट्रैवलिंग करता रहता है। इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी है, सवाल करता है और इसकी बड़ी गहरी नजर है। मॉडर्न जो नजरियात चल रहे हैं, आपको पता है ज्यादातर जो बात हुई है वो एनलाइटनमेंट के पीरियड की बातें हैं। एनलाइटनमेंट का पीरियड ऐसा था जब लोग सवाल पूछते थे, नए नए निकल रहे थे, डार्क एजेस से आगे जा रहे थे, एनलाइटन हो रहे थे। तो ये जो ख्यालात थे जो गालिबन यूरोप से ट्रेवल कर रहे थे, वो पहुंच रहे थे इवान पर, तो इवान उनसे इन्फ्लुएंस था। इसी तरह जो यूं समझिए कि पागल औरत से जो इसका बेटा था स्मर्डिकोव, वो फ्योडोर का चौथा बेटा है। ऑल्दो उसको वो स्टेटस नहीं मिला हुआ जो कि बाकी 3 बेटों को है, लेकिन वो इनके घर में पल रहा है, लेकिन एज अ सर्वेंट पल रहा है, घर का काम करता है, इस तरह के छोटे मोटे। और जो फादर है वो अपने इस बेटे को किसी किस्म की लिफ्ट नहीं कराता। स्मर्डिकोव का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता लगेगा। खैर, इसी बीच में एक दिन मिटिका यानी कि जो आपका डिमिट्री है, जो कि रशियन नॉवेल्स में नाम बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इन्होंने हर जगह पे नाम को छोटा करके भी लिखा है दोस्तोयेवस्की ने, ताकि जो रीडर्स हैं वो इन कैरेक्टर्स को ग्रास्प कर सके। तो इसी तरह एक दिन दिमित्री मिलने जाता है ग्रुशिंका से, तो उसको मालूम पड़ता है ग्रुशिंका वहां नहीं है। वहां वो मारपीट करता है और जो वहां की मेड होती है उससे पूछता है ग्रुशिंका किधर गई। पहले तो वो बताते नहीं, लेकिन फिर दिमित्री जिस तरह एकदम से क्रेजी हो जाता है, तो वो उसको बता देती हैं कि वो अपने पुराने एक जानने वाले या लवर के पास गई। ये उनके पीछे जा पहुंचता है और वहां पे उस लवर को पैसे देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन ग्रुशिंका आप मेरे हवाले कर दें। वो जो होता है वो ग्रुशिंका को इसके हवाले कर देता है, जिसपे ग्रुशिंका जो इससे बहुत लड़ती है कि ये तुमने मेरी क्या हैसियत तुमने मेरी लगाई है। लेकिन इसी दौरान ग्रुशिंका को ये मालूम हो जाता है कि दिमित्री जो है वो उससे सही मायनों में प्यार करता है और ग्रुशिंका कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी। इससे कुछ देर पहले दिमित्री जो है अपने बाप से मिलने गया होता है और उसकी और अपने बाप की, उसकी और उसके बाप के दरमियान कई दफा झगड़े हो चुके होते हैं इस मामले को लेकर। तो वो उसको देख रहा होता है खिड़की से। ये एक दफा एक कागज पे लिख भी देता है कि मैं अपने बाप को मार डालूंगा, जो कि इसने नशे की हालत में लिखा होता है। वो कागज कहीं से कैटरीना के हाथ चढ़ चुका होता है, लेकिन वो उसकी अभी इतनी अहमियत नहीं होती जो आगे चल के आएगी। खैर, जिस वक्त डिमित्री अपने बाप से मिलने जाता है, तो वापस आता है, ये वापस आके ग्रुशिंका का पता करता है, नहीं पता लगता वो कहाँ है। खैर, ये ग्रुशिंका को किसी तरह ढूंढ तो निकालता है, उसको भी यकीन आ जाता है कि ये इससे मोहब्बत करता है, लेकिन इसके हाथों पे ब्लड लगा होता है। ग्रुशिंका कहती है तुम क्या करके आए हो, तो उस वक्त ये टालता है बात को। खैर, ग्रुशिंका जो है, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके ऊपर यकीन कर लेती है और लेन देन हो चुका होता है। इस दौरान बाहर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है, वो कहती है हम आपको आपके बाप के कत्ल में
गिरफ्तार करेंगे। तो ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। कहता नहीं ऐसा ही है, आपको चलना पड़ेगा। वहां आगे फिर ट्रायल शुरू होता है कोर्ट में, जिसको दोस्तोयेव्स्की ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। उस ट्रायल में दिमित्री के पॉइंट्स वैलिड होते हैं, लेकिन सारे एविडेंसेस जो हैं दिमित्री के अगेंस्ट आ रहे होते हैं। इसके कफ्स पे ब्लड लगा होता है, जाहिर है 18वीं सेंचुरी था, डीएनए टेस्टिंग का कोई जमाना नहीं था। ये कहता भी है कि मैंने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं उससे मिलने गया था, गुस्से का इजहार मैं जरूर करता था, लेकिन मेरे कपड़ों पे जो ये स्पॉट्स लगे हैं ये उसके ब्लड के नहीं हैं, बल्कि ये मैंने वापसी में सर्वेंट को पीटा था, शायद उसका ब्लड होगा। तो वो कहते हैं कि फिर पैसे, कहता पैसे भी थे मेरे पास, मैंने उसके अपने बाप से कोई पैसे नहीं छीने, वो पैसे अभी मेरे पास नहीं। खैर वो इसकी बातों पे इतबार नहीं करते। ट्रायल चलता है, गवाहियां आती हैं। एलियोशा बोलता है कि हाँ इसने कई दफा मैंने देखा है कि इसने ऐसे बाप से गुस्से भरे लहजे में बात की, लेकिन ही कांट बी अ मर्डरर, इट्स इम्पॉसिबल। इसी दौरान ग्रुशंका भी आ जाती है। ग्रुशंका कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिमित्री ये नहीं कर सकता, दिमित्री जो है इज अ ट्रू लवर और ये काम नहीं कर सकता। इस दौरान जो इवान है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करता है, वो मिलने जाता है स्मर्डिकोव से। कहता है स्मर्डिकोव तुमने ही ये मर्डर किया है। वो चेक करता है उसको, लेकिन स्मर्डिकोव उसको और ही स्टोरी सुना देता है। कहता मर्डर मैंने नहीं किया, मर्डर तुमने किया। तो दिमित्री बड़ा इवान बहुत हैरान होता है, कहता वो कैसे। जो स्मर्डिकोव है वो अपनी सॉक्स में से पैसे निकाल के इवान को दे देता है, कहता है ये लो मास्टर। तो वो कहता तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो। यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि स्मर्डिकोव ही बेसिकली मर्डरर है, उसी ने ही मारा होता है और ये इसका इलिसिट चाइल्ड होता है। और ये इवान को ये कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं बहुत मुतासिर था, तो तुम चूंकि कहते थे सारी चीजें तय हैं, तो इस वजह से मैं क्यों समझूं कि ये मैंने किया है, ये तो तुम्हारी बातों का असर है। इवान वहां अपना सिर पीटता है और वहां उसकी डेविल से भी मुलाकात होती है। वो किसी और वक्त पे आपसे बयान करूंगा, वो भी एक सेकंड डायलॉग है। तो स्मर्डिकोव जो है वो मानता है। तो ये कहता है, इवान कहता है कि तुम्हें मैं अभी इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं सुबह तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊं, मेरा भाई इस वक्त फंसा हुआ है, तुम्हें ये गवाही देनी पड़ेगी। अभी इवान अपने घर पहुंचता ही है, वहां पे उसकी डेविल के साथ कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है। डेविल जो उसको रगेद रहा होता है कि ये तुम्हारा अपना किया धर है। तो इतनी देर में एलियोशा आके बताता है इवान को कि इवान स्मर्डिकोव ने सुसाइड कर लिया। यानी कि स्मर्डिकोव वो बंदा था जो कि विटनेस कर सकता था, जिसकी बिना पे दिमित्री बच जाता, लेकिन ऐसा हो ना सका। अगले दिन जाके इवान जो है कोर्ट में सबके सामने कहता है कि हाँ ये तो मेरा फॉल्ट था। उसके बाद उसके ऊपर एकदम उसके ऊपर अटैक होता है, पैनिक अटैक होता है और वो गिर जाता है फर्श पे। तो आने वाले दिनों में कैटरीना जो है उसको उठा के ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। कैटरीना क्या करती है कि उसको जब पता लगता है कि सारी बात इवान पर आ रही है, तो वो एक लेटर निकाल लाती है जो दिमित्री ने किसी वक्त नशे की हालत में लिखा हो। कहती ये देखे, उससे दिमित्री के ऊपर केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो बहुत चीखता चलाता है, फिर कहता है नहीं तुम सारे वाइल हो, मैं छोटा वाइल हूं, तुम बड़े वाइल हो। और वहां पे वो एक तकरीर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो जजेस हैं वो उसकी इन बातों से कोई ज्यादा मुतासिर नहीं होते। कुछ होते भी होंगे लेकिन लोकल लोग नहीं होते इतने। इसको सजा हो जाती है और उस जमाने के हिसाब से इसको साइबेरिया भेजा जाता है। ग्रुशंका जो है इसके पीछे पीछे भागती है, कहती मैं भी जाऊंगी। और एलियोशा को वो कहती जाती है, एलियोशा तुम मुझे याद रखोगे, तुम मुझे लेटर लिखोगे। एलियोशा कहता है बिल्कुल मैं रखूंगा याद। इसी दौरान एलियोशा के दोस्त का इंतकाल हो जाता है, वो वहां चला जाता है उससे मिलने। और जो इवान है, कैटरीना उसको अपने घर ले जाती है ताकि वो अपने चाहने वाले की सही तरीके से कदर कर सके, क्योंकि उसको पैनिक अटैक हुआ होता है कोर्ट में जब वो खामखा कहता है कि मैंने ये काम किया। तो गर्ज ये कि ये कहानी जो है इन चारों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। दिमित्री साइबेरिया चला जाता है, ग्रुशंका उसके साथ निकल जाती है, कैटरीना और इवान अपने घर चले जाते हैं। एलियोशा जो है वो लोगों को तलकीन करता है कि लव इज इटर्नल, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से शफकत से पेश आओ, और बुराई का अंजाम बुराई होता है। तो इस तरीके से ये नॉवल जो है खत्म हो जाता है। कहते तो यही है कि ये दोस्तोयेव्स्की ने इसका सेकंड पार्ट भी लिखना था,
उसमें एलियोशा अब सफरिंग से गुजर रहा है। उसके एक भाई को जेल हो गई है, दूसरा क्रेजी हो गया है, उसका बाप कत्ल हो गया है। एलियोशा के ऊपर क्या गुजरती है, वो किन चेंजेस से गुजर के क्या बन जाता, नो वन नोस। लेकिन ये जो 1000 सफ़े हैं, इसमें दोस्तोयेवस्की ने जो कहानी बयान की है वो मैंने आपको सामने बयान कर दी है। हाँ, अगर सेकंड पार्ट आता उसमें दोस्तोयेवस्की क्या लेता, एलियोशा के कैरेक्टर को, हो सकता है सफरिंग से गुजरने के बाद एलियोशा भी इवान बन जाता या शायद डिमिट्री बन जाता, यू नेवर नो। तो इस किताब को पढ़ने का तरीका यह है कि जिस तरह एक अच्छे चेस बोर्ड पे आप याद करते हैं कि पॉन्स की मूव क्या होती है, किंग्स की क्या होती है, कासल की मूव क्या होती है, उसी तरह आपको इस किताब को पढ़ने के लिए पहले कैरेक्टर्स का नाम आप याद कर लें। दिमित्री कौन है, क्रामाजोव फैमिली की बात हो रही है, 4 बेटे हैं, इसी तरह ग्रुशंका कौन है, कैटरीना कौन है, इवान कौन है, एलियोशा कौन है, पाव्लोविच कौन है। जब आप ये कैरेक्टर्स याद कर लेंगे तो आप किसी बेशक कागज पर लिख लीजिए, उन कैरेक्टर्स को देख देख के आप पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। क्योंकि अगर आप इस किताब को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में अगर आपको वॉर एंड पीस पढ़ना पड़ता है लियो टॉल्स्टॉय का, तो उसमें तो कैरेक्टर्स की तादाद ही बहुत ज्यादा है, शायद 200-300 से भी ज्यादा है। तो वो इतनी जल्दी अनफोल्ड होंगे, इतने तरीके से अनफोल्ड होंगे कि शायद आपको याद भी रखना मुमकिन ना रह सके। तो फ्योडोर दोस्तोयेवस्की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये राइटर भी था, फिलोसोफर भी था, कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट भी था, और बहुत रिलीजियस था। इसकी सारी किताब से यही चीज सामने आती है। तो ये मैंने आपकी इसकी समरी बयान की। अब मैं आपको द ग्रैंड इंक्विजिटर की तरफ लेके जाना चाहता हूं, जो कि इस किताब का हार्ट है। ब्रदर्स कारामाजोव, यानी कि इस बुक का जो हार्ट है, तो वो ग्रैंड इंक्विजिटर है। ये एक पोइम है, या एक आप कह लें पैसेज की शक्ल में मौजूद है इस बुक में। ये इवान ने लिखी है। रिमेंबर द इंटेलेक्चुअल सन ऑफ पाव्लोविच कारामाजोव फैमिली, उसने ये किताब लिखी है और वो इसमें सवाल करता है, एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल करता है, आपकी लाइफ के ऊपर सवाल करता है, सफरिंग के ऊपर सवाल करता है, और बहुत सी चीजों के पीछे वो पूछता है कि हमारी फ्रीडम क्या है, हमारी फ्रीडम की प्राइस क्या है, डेस्टिनेशन के ऊपर सवाल उठा। तो ग्रैंड इंक्विजिटर की अगर मैं आपको बताऊं तो इंक्विजिटर इज अ नाउन, जिसका मतलब है जज करना, यानी कि कोई अगर ट्रायल हो रहा है और उसमें जज किसी को उसको कर रहे हैं, उसका ट्रायल कर रहे हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इंक्विजिशन। तो द ग्रैंड इंक्विजिटर जो है वो बंदा है जो कि इंक्विजिशन करेगा, किसी चीज को जज करेगा, किसी चीज के ऊपर ट्रायल लेके चलेगा। तो ग्रैंड इंक्विजिशन जो है, इवान ने पोइम लिखी है, वो स्पेनिश इंक्विजिशन के दौर में बयान की गई है। ये 14th सेंचुरी का वाकया है, जब स्पेन में इंक्विजिशन चल रही थी और लोगों को डिफरेंट ओपिनियन होने पे उनको किल किया जा रहा था, उनको सजाएं दी जा रही थी, उनको टॉर्चर किया जाता था। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया होता था। ऐसे ही एक दिन एक आदमी जो है क्राउड में अपीयर होता है और उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन होती है कि लोग उसकी तरफ दीवानावार खिंचे चले जाते हैं, और वो जहां से गुजरता है वहां पे कोई ना कोई छोटी छोटी बात होती है। जैसे कोई आदमी है, कहता है मुझे नजर नहीं आता, तो वो कोई ऐसी होती है बात कि उसको नजर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह किसी को शिफा मिल जाती है। गर्ज ये कि वो आदमी चलता जाता है और लोग उसके पीछे चलते जाते हैं। होते होते ये बात द ग्रैंड इंक्विजिटर तक पहुंचती है, जो कि अथॉरिटी का हेड है। वो कहता है ये कौन है, इसको मेरे पास लेके आओ। अब बेसिकली ग्रैंड इंक्विजिटर और जो मिसाया जो कि क्राउड में से गुजर के आया है, उसके बीच में जो डायलॉग है उसको कहते हैं द ग्रैंड इंक्विजिटर्स। ग्रैंड इंक्विजिटर का जो सेंट्रल थीम है वो फ्रीडम है, और ये थीम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीडम से मुराद यहां पे क्या ली जा रही है। क्या फ्रीडम अच्छी चीज नहीं होती? फ्रीडम तो वाकई अच्छी चीज होती है। और क्या फ्रीडम में कोई बुराई का पहलू भी है? तो ग्रैंड इंक्विजिटर और मिसाया के बीच में जो डायलॉग हुआ है वो बेसिकली फ्रीडम से रिलेटेड है। तो हमारी फ्रीडम क्या है, इसके ऊपर ये सवाल जवाब जो है, सवाल जवाब तो नहीं कह सकते, वन साइडेड ही है, क्योंकि ग्रैंड इंक्विजिटर तो उनको बोलना ही नहीं देता मिसाया को, कहता मैं बोलूंगा आप सुनोगे। अब जो ग्रैंड इंक्विजिटर के जो इश्यूज हैं वो कुछ यूं हैं कि वो फ्रीडम को क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो फ्रीडम तो कोई बुरी चीज तो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने काम करने में आज़ाद हैं, हम अपनी चॉइसेस के लिए आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो मैं राइटर बनूँ, मेरे पास लिखने के लिए सफ़ा हो, मेरे पास कागज़ हो,
मेरे दिमाग में जो ख्यालात हैं मैं उनको लिखूं, तो मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो फ्रीडम तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ग्रैंड इंक्विजिटर जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम से लोग फंस जाते हैं। अब वो क्यों फंस जाते हैं और वो क्यों ऐसा समझता है कि ऐसा होता होगा, ये हम देखते हैं। तो ग्रैंड इंक्विजिटर ये समझता है कि लोगों को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, और अगर आपने उनको फ्री करना है, लोगों को फ्री करने के लिए लोगों की फ्रीडम लेनी पड़ेगी। उसके लिए उनको किसी सिस्टम में लाना पड़ेगा, और अगर वो सिस्टम को नहीं माने तो उनको उस जमाने के हिसाब से जो सजा देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए। उसके अलावा ग्रैंड इंक्विजिटर ये बात भी कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता दूं कि जितने लोग आज आजाद हैं या खुश हैं, पहले कभी भी नहीं थे। उन्होंने इतने वो खुश हैं कि उन्होंने अपनी फ्रीडम खुद हमारे पास लाके हमारे पांव पे रखी है। एज इट इज, जो इस बुक में लिखा है वो यही लिखा है कि उन्होंने अपनी फ्रीडम लाके हमारे पांव में हमारे हवाले की, और अब वो बहुत खुश हैं। तो ये क्या मसला है? जब फ्रीडम बहुत अच्छी चीज है, हम अपनी चॉइसेस में आजाद हैं, तो ग्रैंड इंक्विजिटर क्यों ऐसा समझता है कि लोगों को फ्रीडम ना दें, वो फंस जाते हैं, उनको किसी अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। अब अगर फ्रीडम की बात की जाए, दोस्तोयेव्स्की की बुक को सामने रखा जाए, तो फ्रीडम की कोई एक कंक्रीट डेफिनेशन कैसे आप निकालेंगे? आप ये कह सकते हैं कि फ्रीडम से मुराद ये है कि आप किसी भी काम को करने में आजाद हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बनना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टेंशलिस्ट की तरह आप हो जाएं इस चीज के अंदर। आपको याद होगा मैंने पिछला प्रोग्राम जो सार्ट और कमू पे किया था, उसके अंदर मैंने फ्रीडम और चॉइस के हवाले से बात की थी। अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहें तो मैं कमेंट सेक्शन में उस प्रोग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। तो फ्रीडम कोई बुरी चीज नहीं है, हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या वजह है ग्रैंड इंक्विजिटर जो है वो इसके ऊपर सवाल कर रहा है कि फ्रीडम जो है इंसान को फंसा देती है। हालांकि फ्रीडम के अंदर अगर इसको एक्सपैंड किया जाए तो इसमें चॉइसेस होती हैं आपके पास, और आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। इसी तरह फ्रीडम के अंदर अच्छी फ्रीडम भी आ जाएगी और बुरी फ्रीडम भी आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम के यूज के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो फ्रीडम, और अगर मैं कोई बुरा काम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरा धर्म, दीन धर्म जो है वो पैसा ही है, तो सारा कुछ छोड़ के पैसा की तरफ आप जाते हैं, इखलाकियात को भूल जाते हैं। अब हैं तो आप फ्री, और आप फ्रीडम चॉइस ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक बंदा है जो अच्छे काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, और वो पैसे को वाइल समझता है। और इसी तरह जो नेक लोग हैं वो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हम जैसे जो मुस्लिम हैं वो हम लोग नेकी की तरफ जाएंगे क्योंकि हम फ्री हैं, हमें यहाँ आज़ादी है ये सब काम करने की। लेकिन कोई एक शख्स यहीं रहते हुए अगर कोई ऐसे काम करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, तो क्या वो बुराई नहीं होगी? हालांकि लोग तो कहेंगे हम क्यों बुरे होंगे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे आपके लिए गए फैसले से या आपके किसी अमल से किसी दूसरे को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। तो ये फ्रीडम का नाजायज इस्तेमाल है, और गालबन ग्रैंड इंक्विजिटर इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह इवान एलियोशा को जिस वक्त ये सुना रहा होता है, तो एलियोशा उससे बीच बीच में सवाल पूछता है। तो इवान उसको बताता है कि इस दुनिया में सफरिंग्स बहुत ज्यादा है। वो एक किस्सा भी सुनाता है इसको कि किस तरह एक आदमी है, उसके पास बहुत सारे ब्लड हाउंड्स हैं। तो एक दिन वो देखता है कि उसका एक हाउंड जो है वो थोड़ा लगड़ा के चल रहा है। तो वो पता करता है अपने सर्वेंट से कि ये मेरे हाउंड को किसने कहा है। तो बताया जाता है कि साथ एक बच्चा रहता है, उसने एक पत्थर मारा जो आपके डॉग के, हाउंड के पाँव में लगा, जिससे वो लंगड़ा के चल रहा है। ये उस बच्चे को किडनैप करवाता है, सारी रात उसको बंद करके रखता है, उसकी माँ को बुलवाता है, और अगले दिन उस बच्चे को छोड़ देता है कि तुम भागो, पीछे उसके हाउंड्स लगा देता है, और उसकी माँ भी देख रही होती है, क्राई कर रही होती है। इसी तरह जितने जुल्म के वाकयात हुए बच्चों के ऊपर, इवान ने उसके कटिंग्स अपने पास जमा करके रखी होती हैं, और वो बच्चों की सफरिंग से बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता होता है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि ये भी तो फ्रीडम है कि एक आदमी इसलिए जुल्म कर रहा है कि वो कहता है कि मैं फ्री हूं, मैं अपने मतलब ले सकता हूं कोई भी फैसला, और वो कह देगा मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं। तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो फ्रीडम भी है उसके पास, तो वो इसको किस बुरे तरीके से यूज कर रहा है। और यही चीज जो है ग्रैंड इंक्विजिटर मसाया को बता रहा है कि इंसान एक वीक, कमजोर क्रिएचर वाकया हुई है, जो कि जिद्दी भी है तबीयतन। तो जिद्दी लोग तो कभी खुश नहीं हो सकते।
तो ऐसा होता है कि फ्रीडम का लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं और वो दूसरे इंसानों के लिए तकलीफ का बायस बन जाती है। ग्रैंड इंक्विजिटर अपने तई ये समझता है कि वो फ्यूचर में देख सकता है, तो उसको पता है कि फ्रीडम जो है वो लोगों के लिए बाद में कितनी कातिल साबित होने वाली है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर ग्रैंड इंक्विजिटर मसाया को कह रहा है कि फ्रीडम इंसान के लिए बोझ है या वो फैसला करने की कुव्वत से महरूम क्रिएचर है, तो वो कैसे फैसला करेगा? फ्रीडम के तहत लिया हुआ कोई फैसला किसी दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बन सकता है। तो इसका हल क्या है? तो ग्रैंड इंक्विजिटर कहता है कि इसके लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई है। देखिए, इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी रोटी और सिक्योरिटी। तो ग्रैंड इंक्विजिटर कहता है कि लोग अगर ये दो चीजें दे दी जाएं तो वो शायद अपनी फ्रीडम की तरफ नहीं भागेंगे। जाहिर सी बात है, जो ग्रैंड इंक्विजिटर है वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ये बातें कर रहा है, क्योंकि इंक्विजिटर ये समझता है कि लोगों को अगर रोटी मिल जाए, इसी तरह उनको सिक्योरिटी मिल जाए और उनको तहफ्फुज का एहसास हो, तो वो उनके पास जो फ्रीडम है जो कि आप उनको लेके देना चाहते थे, तो वो अपनी फ्रीडम उन्होंने हमें दे दी हुई है और हमने उनको ये चीज बड़े अरसे के बाद उनके सुपुर्द कर दी है कि रोटी भी उनके पास है, सिक्योरिटी भी उनके पास है, लिहाजा वो बहुत खुश हैं। असल में फ्रीडम की जो बात है वो यहां समझनी पड़ेगी कि फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो है फ्रीडम को किस सेंस में बयान करना चाह रहा है। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जिस वक्त ये बात करता है तो वो इवान के जरिए एलियोशा को ये बता रहा है कि 3 टेम्पटेशंस थी। मसाया जिस वक्त विल्डरनेस में घूम रहा था तो एक ऐसी स्पिरिट जो कि इंटेलिजेंट थी, नॉन ह्यूमन थी, उसने 3 चॉइसेस, 3 टेम्पटेशंस मसाया के सामने रखी थी, जिसको मसाया ने रिफ्यूज किया और इंसान जो है उसके लिए आगे मुश्किल हुई। यानी कि पहली तो जो टेम्पटेशन थी वो ये थी कि आप इतने अरसे से भूखे प्यासे घूम रहे हो, तो ये से आपके सामने स्टोन्स पड़े हैं, आप इनको ब्रेड में कन्वर्ट कर दो। मकसद ये था कि अगर वो ब्रेड में कन्वर्ट हो जाते वो स्टोन्स, तो आने वाली जो इंसानियत है उसके लिए रोटी का कोई मसला ना होगा। लेकिन जो मसाया था उसने उस ब्रेड को उन स्टोन्स को ब्रेड में कन्वर्ट नहीं किया। उसने कहा नहीं, मुझे इंसानों के लिए फ्रीडम चाहिए, लिहाजा मैं यहां पे इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी रद्दोबदल नहीं करूंगा, लोग सफरिंग से इस चीज को अपने लिए हासिल कर सकेंगे। तो ये वो पहली टेम्पटेशन थी जिसको उन्होंने रिफ्यूज किया। दूसरी टेम्पटेशन जो थी, उस आपको पता है इंसान को दोस्तोयेव्स्की ये लिखता है कि मिस्ट्री, मिरेकल और अथॉरिटी के बगैर इंसान जो है जिंदा नहीं रह सकते। उनको जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी चीज पे भरोसा करना पड़ता है, किसी ना किसी चीज की तरफ देखते रहते हैं। तो सेकंड जो टेम्पटेशन दी थी स्पिरिट ने, वो ये दी थी कि आप कोई मिरेकल दिखा दो। तीसरी टेम्पटेशन ये थी कि सारी किंगडम्स दे दी जाएं और वो उसके मालिक बन जाएं, और सारी किंगडम्स का जब लोगों को पता लगे ये मालिक है तो वो उसके पीछे चलें। उसको भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसका कहने का मकसद ये है कि आपने जब इन तीनों टेम्पटेशंस को रिफ्यूज कर दिया तो इंसानियत के लिए आपने फ्रीडम मांग ली। अब इंसान जो है चॉइस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के बीच में सेंस नहीं कर सकता। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते तो इंसान जो है लामहदूद मुद्दत के लिए एक हो जाता, उसको पता लग जाता क्या करना है क्या नहीं करना। तो जिस वक्त आप फ्रीडम मांग रहे थे उस जमाने में आपको समझाया भी गया था कि आप ये चीज ना मांगे, लेकिन आपने मांगा और इंसान को सफरिंग की तरफ ले गए। कहने का मकसद ये है कि जब आप चले गए तो जाने के बाद वो ड्यूटी हमारे पे आन पड़ी और हमने एक अथॉरिटी बनाई, उस चीज को हम लेके आगे चले और अब हमने आके इंसान को इस काबिल कर दिया है कि वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर गया है। तभी वो ग्रैंड इंक्विजिटर कह रहा था कि इंसान ने अपनी फ्रीडम लाके हमारे पांव पे खुद अपनी मर्जी से छोड़ी है और वो बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि हमने उसको सिक्योरिटी भी दी है, हमने उसको स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स भी देते हैं और उसको अब हम फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंसान को और क्या चाहिए, क्योंकि इंसान तकलीफ नहीं उठा सकता, बुनियादी तौर पे वो कमजोर होता है। इसलिए जब उसको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो फिर रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो ग्रैंड इंक्विजिटर यहां तक बात करके चुप हो जाता है। उसके ख्याल में मसाया जो है अब उसको कोई बात कहेगा, लेकिन मसाया चुप करके उठता है और जाता जाता ग्रैंड इंक्विजिटर की पेशानी पे बोसा दे देता है। यानी कि उसका मैसेज ये है, जिस तरह तुम्हारे पास आजादी थी बोलने की, इसी तरह बाकी इंसानों के पास भी आजादी है चूज करने की। तुमने ये चूज किया
बाकी लोग भी अपनी मर्जी से चूज करें। तो मैसेज आखिर में दोस्तोयेव्स्की ग्रैंड इंक्विजिटर में यही देना चाहता था। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की अपनी जिंदगी भी बहुत तकलीफों में गुजरी थी। इसको जेल भी हुई थी, ये साइबेरिया भी गया, वहां जेल में रह के इसने जो है तकलीफ बर्दाश्त की। वहीं से इसको समझ आया कि मुझे आगे क्या करना है, और इसने फिर ये बड़ी बड़ी तसनीफें तहरीर की, जैसे द इडियट, क्राइम एंड पनिशमेंट, और ये ब्रदर्स कारामाज़ोव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड जिसकी मैं आपके पास लेके आऊंगा किसी वक्त, उसका रिव्यू भी लेके आऊंगा। ये बड़ी अजीम किताबें हैं। कहने का मकसद ये है कि दोस्तोयेव्स्की जो है बेसिकली इंसान को रिलीजन और फेथ की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उस जमाने में मॉडर्न वेव्स आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया है, एनलाइटनमेंट का दौरा था, लोग सवाल कर रहे थे, पुरानी रवायात जो थी उनकी शिकस्त और रेख्त का अमल जारी था, डार्क एजेस खत्म हो रही थी उधर यूरोप में, और यूरोप से वो जो वेव्स थी रशिया तक पहुंच रही थी। तो वहां का जो नौजवान तबका था उनके अंदर पुरानी रवायात को सवाल वो लोग कर रहे थे, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, और रहने के तौर तरीके हो गए, नौकरी करने के तौर तरीके हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी, और जो आपका खानदानी स्ट्रक्चर था वो टूट फूट का शिकार हो रहा था। तो दोस्तोयेव्स्की जो था वो इन तमाम चीज़ों से बहुत सख्त परेशान रहता था कि मेरी जो कंट्री की यूथ है वो किस तरफ जा रही है। और ये याद रखिए कि दोस्तोयेव्स्की के इस रुख को, जिसमें वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, आप इसको एक और नजर से भी देख सकते हैं। बेसिकली वो सोशलिज्म को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर एग्जैक्टली यही चीज है कि हम इंसान को सारा कुछ दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, उसको नौकरी दे देते हैं, और वो अपनी एक लगी बंदी सर्कल के अंदर जो है मूव करे। जबकि दोस्तोयेव्स्की जो है कह रहा था कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए फेथ भी चाहिए, रिलीजन भी चाहिए, और वो अपने नौजवानों को वापस अपनी लाइफ की तरफ भी लेके आ रहा था कि फ्रीडम का लेसन ना भूल जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक सोच तो आती है, और वो इसीलिए नमाज भी पढ़ता है, इसीलिए इबादत भी करता है। तो यही वो चीज़ है जो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो है अपने यूथ को ये मैसेज दे रहा था कि हम सिर्फ रोटी पानी और इसके लिए दुनिया में नहीं आते, हमारी सोच भी हमारे साथ है। तो उसके लिए उसने ग्रैंड इंक्विजिटर का ये डायलॉग जो है डिज़ाइन किया, जिसमें इंक्विजिटर जो है अथॉरिटी थी, और उसमें वो सोशलिज्म के या मार्क्सिज्म को वो एड्रेस कर रहा था कि ये जो सिस्टम है ये हमारी रिवायतों से मैच नहीं करता, क्योंकि ये उस जमाने की बात है। बाद में आने वाली चीजों को डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो है एक राइटर है, उसने अपने अंदाज से चीजों को देखा। बाद में आने वालों ने चीजों को और मुख्तलिफ अंदाज से देखा, मुख्तलिफ तरीके से देखा गया, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सामने आए, मुख्तलिफ बुक्स सामने आई। तो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने जो अपने जमाने में फील किया, जैसे अब इवान का करेक्टर है, उसने इवान के जरिए मॉडर्न थॉट को दिखाया। एलियोशा का करेक्टर है जो कि पैवलोविच का बेटा है, उससे उसने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया। और जबकि दिमित्री जो है उसके जरिए उसने सोल्जर का रूप दिखाया, और बाकी गुरशंका और जो कैटरीना थी और बाकी जो आम लोग नॉवल में चल फिर रहे हैं, उसने उनसे आम जिंदगी के करेक्टर्स के बारे में बताया। तो ये किताब जो है बेसिकली उस सदी को जानने के लिए, समझने के लिए बेहतरीन हो गया कि क्या ख्यालात चल रहे थे, क्या सोच चल रही थी, राइटर्स कैसे सोचते थे, फिलॉसफी क्या थी। ऑब्वियसली दोस्तोयेव्स्की भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट था, उसने ये क्वेश्चंस किए, लेकिन उसने ये क्वेश्चन किए फ्रीडम के ऊपर, चॉइस के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, और उसने फेथ की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश की। नौजवान जो है इस तरफ जा रहे हैं, तो जो दोस्तोयेव्स्की है वो बेसिकली नाहिलिज्म और सोशलिज्म को क्वेश्चन करता है, क्रिटिक है उनका, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि ये सिस्टम्स, उनमें से चीज़ें निकालता है कि ये सिस्टम इसलिए हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हमारी अपने सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं। जो जाहिर है वो अपने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की बात कर रहा है, जो उस ज़माने में राइज थे, जो रवायात थी। तो इस तरीके से ये जो बुक है अगर आप लेके पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और आपका जहन भी खुलेगा। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, और इंशाल्लाह ये मेरे रिव्यूज़ जारी रहेंगे आपके साथ। फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट बुक के ऊपर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।